रात का सन्नाटा पसर चुका था। अजीब सी शांति हो चुकी थी। लेकिन उस भयानक शांति को चीरते हुए बहू रोहिणी की सिसकियां उस माहौल में गूंज रही थी। घर में और सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन सिसकियों को रोकने के लिए, रोहिणी को संभालने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद सब इस चीज के आदी हो चुके थे। अब तो ये हर रोज का किस्सा हो चुका था। आए दिन घर में रोहिणी की सिसकियां गूंजती रहती थी। रोहिणी आज से 7 साल पहले इस घर परिवार की बहू बनकर आई थी। घर में सास ससुर राजेश जी और सुजाता जी, पति रोहन और ननद अर्पिता थे। जब रोहिणी की शादी होकर इस घर में आई थी, उस समय वो पीजीटी की पोस्ट पर एक अच्छे स्कूल में जॉब करती थी। उसकी सैलरी भी 45,000 के लगभग थी। घर का माहौल ठीक था और उसे अपनी नौकरी जारी रखने की पूरी इजाज़त थी, इसलिए उसे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। परिवार के लोगों की तरफ से उसे पूरा सहयोग था। रोहन भी एक MNSC में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटे आदित्य को जन्म दिया। कुछ समय वो मातृत्व अवकाश पर रही। फिर उसके बाद उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। सुबह वो अपना खाना बनाकर स्कूल जाती थी और पीछे से सुजाता जी आदित्य को संभाल लेती थी। घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्प आती थी। सब कुछ सही चल रहा था कि 2 साल पहले राजेश जी और सुजाता जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि राजेश जी तो उस हादसे में ही चल बसे, लेकिन सुजाता जी को इतनी चोट आई कि 20 दिन तो वो अस्पताल में ही रही। जब वापस आई तो उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत थी। अब स्थिति ये थी कि घर में हर समय किसी न किसी का होना जरूरी था, क्योंकि सुजाता जी का इलाज चल रहा था और घर में 15 दिन का राजेश जी का कार्यक्रम भी हुआ था। काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था और अभी भी काफ़ी पैसा लगना था। रोहन और रोहिणी ही पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े थे, जबकि अर्पिता की अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसने नई जॉब ज्वाइन की थी। पर अब मजबूरी थी। आखिर उसके बेटे आदित्य को सुजाता जी और पूरे परिवार को रोहिणी की ज़रूरत थी। इस कारण आखिर रोहिणी को ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। खैर, नौकरी छोड़कर रोहिणी ने बहुत मेहनत से अपने तन मन से अपने घर को संभाल लिया। सुबह 5 बजे से उठकर वो जो घर के काम में लगती तो पूरा दिन उसका कामों में ही निकल जाता। सुबह उठकर सबका नाश्ता बनाना, रोहन अर्पिता और आदित्य का टिफ़िन पैक करना, सबके सारे काम समय पर तैयार रखना, सुजाता जी को नहलाना धुलाना, उन्हें तैयार करना, उन्हें दवाई देना, उनका चाय नाश्ता सब समय पर देना, हर चीज़ का वो ध्यान रखती थी। अर्पिता तो शाम को थकी हारी घर में आती थी, इस कारण ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाती थी। उसकी मेहनत थी कि धीरे धीरे सुजाता जी ठीक होने लगी, अपने पैर पर खड़ी होने लगी। अपने छोटे मोटे काम वो खुद करने लगी। जब वो थोड़ी ठीक हुई तो पिछले साल अर्पिता के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दी गई। तब भी सुजाता जी बैठकर सब काम बता रही थी और रोहिणी सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन अभी 5 महीने से उसके और रोहन के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। कारण रोहन का अजीब व्यवहार। अब वो ऑफिस से टाइम पर घर नहीं आता। रात को कभी 1 तो कभी 2 बजे घर आता और कई बार तो दूसरे दिन ही घर आता। रोहिणी जब भी पूछती तो एक ही बहाना करता, ऑफिस में बहुत काम था, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर रोहिणी कुछ नहीं कहती। आखिर उसे भी यही लगता था कि रोहन सच कह रहा है। लेकिन एक दिन रोहन बाथरूम में था। उस समय उसके मोबाइल की रिंग बज रही थी। वैसे तो रोहिणी कभी उसका मोबाइल उठाती नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन उसने उसका मोबाइल उठा लिया। उसके हेलो बोलने से पहले ही सामने से आवाज़ आई, अरे यार, कब तक आओगे घर पर? याद है ना आज हमारी डेट है, पिछली बार की तरह लेट मत हो जाना। सुनकर रोहिणी सकते में आ गई। जब रोहिणी ने कुछ नहीं कहा तो सामने से फिर आवाज़ आई, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सॉरी, आप कौन बोल रही हो? कांपते हुए होठों से रोहिणी ने कहा। लेकिन जवाब मिलने की जगह फ़ोन ही कट हो गया। उसके बाद रोहिणी ने रोहन का फ़ोन चेक किया तो कोई निशा नाम की लड़की थी, जिससे रोहन घंटों तक बात करता था। यहाँ तक कि उनके व्हाट्सएप चैटिंग पढ़कर रोहिणी का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। जब रोहन बाथरूम से बाहर निकला तो रोहिणी के हाथ में अपना मोबाइल देखकर
एक पल के लिए तो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। उसे देखकर रोहिणी ने कहा, ये निशा कौन है? कोई नहीं, हमारी कंपनी की क्लाइंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रोहन नजरें नीचे किए हुए हड़बड़ाकर फटाफट तैयार होते हुए बोला, सचमुच सिर्फ क्लाइंट है? रोहिणी के सवाल को सुनकर रोहन कुछ नहीं बोला, फटाफट तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही अपना मोबाइल और बैग लेकर रवाना हो गया। रोहिणी ठगी सी उसे जाती हुई देखती रह गई। उसके बाद रोहन रोहिणी से बचने लगा। उस रात तो वो घर ही नहीं आया, लेकिन जब भी घर आता तो रात को लेट ही आता और आते ही फटाफट जाकर कमरे में सो जाता। लेकिन कुछ दिनों से रोहिणी अब सवाल करने लगी थी, पर अभी भी रोहन जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन एक रविवार सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तब उस समय रोहन भी वहीं था और उसी समय निशा का फोन आया। तो रोहन नाश्ता करता हुआ ही बीच में से उठकर बाहर चला गया। ये देखकर रोहिणी का दिमाग खराब हो गया और उस दिन उसने सुजाता जी के सामने ही रोहन से सवाल करना शुरू किया, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और निशा के बीच में? बताते क्यों नहीं हो मुझे? अचानक रोहिणी ने कहा तो सुजाता जी हैरानी से रोहन और रोहिणी की तरफ देखने लगी। रोहन उठकर अंदर जाने लगा तो रोहिणी ने अंदर जाने ही नहीं दिया। ये देखकर सुजाता जी बोली, बहू क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी पूछिए अपने बेटे से कि क्या कह रही हूँ मैं। आखिर निशा कौन है, क्या रिश्ता है इनका उसके साथ? ये सुनकर सुजाता जी ने रोहन से निशा के बारे में पूछा तो रोहन नजरें नीचे किए वहां से बाहर निकलने लगा। लेकिन रोहिणी दरवाजे पे खड़ी हो गई। बताओ मुझे, जवाब चाहिए मुझे। क्यों धोखा दे रहे हो तुम मुझे? आखिर कहाँ कमी रह गई थी हमारे रिश्ते में जो तुमने मेरे साथ ये धोखा किया? मुझे तुम पसंद नहीं हो। अब खुद को देखा है तुमने? क्या है तुम में ऐसा जो अब मैं तुमको पसंद करूं? मुझे मॉडर्न पत्नी चाहिए थी जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन तुम तो घरेलू महिला बनकर रह गई। अब तुम वो अट्रैक्शन नहीं रहा। मुझे तुम्हें देखकर कोई फीलिंग नहीं आती, इसलिए मुझे अब निशा पसंद है और अब मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आखिर झल्ला कर रोहन ने बोल ही दिया और रोहिणी को एक तरफ ढकेलता हुआ घर के बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर सुजाता जी सन्न खड़ी रह गई। रोहिणी तब जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जब रोहन घर आया तो सुजाता जी ने रोहन को समझाने की पूरी कोशिश की। तब रोहन ने सीधा सा जवाब दिया, या तो आप अपना बेटा रख लो या फिर अपनी बहू, इस बहू को रख लो। मैं तो उसे तलाक दूंगा और निशा से शादी करूंगा। अब आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर आप मेरे साथ दोगे तो आपका बेटा आपके पास ही रह जाएगा, वरना मैं शादी करके कहीं और चला जाऊंगा। ये सुनकर सुजाता जी चुप रह गई। अब तो घर में रोज ही हंगामा होने लगा था। जो भी रोहन को समझाने की कोशिश करता वो उसी से लड़ पड़ता। यहाँ तक कि अर्पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने तो पलटकर उसे भी जवाब दे दिया, तुझे आना है तो शराफत से आ, पर मुझे समझाने की कोशिश मत कर। और फिर उस दिन भी उसने रोहिणी पर हाथ उठाया, ये कहकर कि तुम मेरी बहन के ससुराल में फ़ोन करके मुझे बदनाम कर रही हो। तब भी रोहिणी काफ़ी रोई थी। आखिर उसके जवाब सुनकर अर्पिता और सुजाता जी ने बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन आज रोहन ने रोहिणी पर फिर से हाथ उठा दिया तो रोहिणी ने सुजाता जी को रोहन को समझाने के लिए कहा। तब सुजाता जी ने रोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसकी बात नहीं मानी। सुजाता जी ने जवाब दिया, मेरा तो इकलौता बेटा है बहू, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो इसी के साथ रहना है। आखिर तुम्हारे लिए मैं अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ सकती। अगर उसे निशा पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपने पति को तो तुम्हें वश में रखना चाहिए था। कहकर सुजाता जी ने बात को वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद तो रोहिणी पूरी तरह से टूट चुकी थी। काफी देर रो लेने के बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे भी अब ये बात समझ में आने लगी थी कि अब इस रिश्ते को जबरदस्ती खींचने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफा कोशिश हो रही थी। अब तो रोहन के घर वालों ने भी इस बात को स्वीकार लिया था कि रोहन को निशा पसंद है, तो फिर क्यों वह बेवजह यहाँ अपना समय खराब कर रही है। काफी सोचने के बाद रोहिणी ने तलाक लेने का मन बना लिया और फिर उसने रोहन से इस बारे में बात की। सुनकर रोहन बहुत खुश हो गया। तो ठीक है, तलाक हम आपसी समझौते से ले लेते हैं, और रही बात गुजारा भत्ता देने की, तो मैं तुम्हें 4-5 लाख रुपए दे दूंगा। आदित्य चाहे तो मेरे पास रह जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, गुजारा भत्ता तो तुम दे दोगे रोहन, लेकिन मेरे मुआवजे का क्या? रोहिणी ने कहा। सुनकर रोहन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मुआवजा? कैसा मुआवजा? मैंने भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो एक अच्छी खासी नौकरी करती थी, पर तुम्हारे परिवार को संभालने के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना बना बनाया करियर छोड़ दिया। जिस समय मैंने नौकरी छोड़ी थी उस समय मेरी मासिक तनख्वाह 45,000 रुपये हो चुकी थी, जो इन 2 सालों में और बढ़ जाती। और अब इस मोड़ पर तुमने मुझे धोखा दे दिया है, तो मुझे मेरे इस नुकसान का मुआवजा चाहिए जिसकी मैं हकदार हूँ। अचानक रोहिणी ने कहा तो रोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कैसी बकवास कर रही हो तुम? भला कभी ऐसा होता है क्या? रोहन चिढ़ते हुए बोला। क्यों नहीं होता रोहन, ऐसा होता है, और सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार ऐसा जरूर होता है। धोखा तुमने दिया है, शादी तुम तोड़ना चाहते थे, पर इन सब में मेरा करियर तो बलि चढ़ गया। अब अगर मैं नौकरी की शुरुआत भी करती हूँ तो जिस जगह पर मैंने नौकरी छोड़ी थी उस जगह पर मुझे वो सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे तो कम में ही नौकरी पर लगना पड़ेगा, रोहिणी ने कहा। ये सुनकर रोहन चिढ़ते हुए बोला, आ गई ना अपनी वाली पर तुम। सच ही कहा है किसी ने कि तुम औरतें सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ता जोड़ती हो। अच्छा, जब मैंने तुम्हारे परिवार की सेवा के लिए नौकरी छोड़ी तब तो मैं बड़ी आदर्श पत्नी और आदर्श बहू थी, और आज मैं अपने हक के लिए बोल रही हूँ तो तुम मुझे ये सब सुनाने लगे। खैर, जो भी है सुनाना है सुनाओ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है। अब अगर मुआवजा देते हो तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट के जरिए अब लड़ूंगी। तुम्हें जो फैसला करना है कर लो, रोहिणी ने कहा और अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रोहिणी अपने सामान के साथ आदित्य का हाथ पकड़कर बाहर आई और अपने मायके रवाना हो गई। रोहन ने उसे मुआवजे के पैसे देने से इनकार कर दिया। आखिर कोर्ट में उसने केस लड़ा और कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार उसे गुजारा भत्ता के साथ मुआवजा भी मिला, जो कि उसका हक भी था। इसके बाद रोहिणी ने दोबारा अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि अब इतनी सैलरी नहीं थी, पर स्वाभिमान जरूर था, और आदित्य की देखभाल भी अब वो खुद ही कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक कहानी के साथ। धन्यवाद।